20 जुलाई 1969 यह दिन पूरे मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था, क्योंकि इस दिन पहली बार किसी इंसान ने पृथ्वी से परे किसी दूसरे सोलर बॉडी यानी चांद पर अपना पहला कदम रखा था। पर अपोलो मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि मून पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने कई सैकड़ों किलोग्राम लूनार रॉक और डस्ट के सैंपल पृथ्वी पर वापस लाए थे, जिनका अध्ययन वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को हमारे सूरज के सोलर विंड, सोलर कॉमेट के टेल के पार्टिकल्स और एस्ट्रॉइड्स के सैंपल्स को धरती पर लाकर उनका अध्ययन करने का मौका मिला है। पर वैज्ञानिकों को अभी तक मानवों के अगले बसेरे और शायद हमारे अगले घर यानी मंगल ग्रह के सैंपल्स का पृथ्वी पर अध्ययन करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि मंगल ग्रह पर भेजे गए कुछ रोवर्स चलते फिरते लेबोरेटरी हैं जो कि उसके सरफेस, रॉक्स और सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं, पर ये रोवर इतने एडवांस नहीं है। चलिए आज हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिका है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल द नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इंसानों को मंगल ग्रह को अच्छे से जानना है, मंगल ग्रह पर सच में मानव बस्ती बसानी है, तो उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस के सैंपल्स का करीबी से अध्ययन करना होगा, ताकि हम जान सकें कि मंगल ग्रह के सरफेस में किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मौजूद हैं और क्या इसमें किसी तरह की फसल उगाई जा सकती है या नहीं। पर इतने सालों के मार्स एक्सप्लोरेशन के बाद भी वैज्ञानिकों को मार्स सैंपल्स हासिल करने में सफलता नहीं मिली है। पर आने वाले कुछ सालों में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी साथ मिलकर एक ऐसे स्पेस मिशन पर काम कर रहे हैं जो कि मंगल ग्रह पर लैंड कर पहली बार वहां उसके सॉइल के सैंपल्स धरती पर वापस लाएगा। इस मिशन को मार्स सैंपल्स रिटर्न मिशन नाम दिया गया है, जो कि आने वाले कुछ सालों में हकीकत बनने जा रहा है। पर आखिर यह मिशन क्या है और कैसे इसके जरिए हम पहली बार मंगल ग्रह के सैंपल्स धरती पर ला सकते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा कई चरणों में किया जाता है। इसके सबसे पहले स्टेज में फ्लाई बाय मिशन को अंजाम दिया जाता है। फ्लाई बाय मिशन के अंतर्गत स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह या स्पेस बॉडी के करीब से होकर गुजरते हैं। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट इस स्पेस बॉडी की कई तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए वॉयेजर मिशन ने ग्रैंड टूर के अंतर्गत कई ग्रहों के फ्लाई बाय मिशन को अंजाम दिया था। वहीं प्लूटो ने भी 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के फ्लाई बाय मिशन को अंजाम दिया था। इस दौरान इन मिशनों ने इस स्पेस बॉडीज की कई तस्वीरें और डेटा इकट्ठा किए थे, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को इन ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और काफ़ी कुछ जानने को मिला था। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज। इस स्टेज में हम इस स्पेस बॉडी में एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, जो कि उस स्पेस बॉडी के ऑर्बिट में रहकर कई सालों तक उसके एटमॉस्फेयर और सरफेस का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए शनि ग्रह पर भेजा गया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट करीब 13 सालों तक शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहा। इस दौरान इसने इस ग्रह की कई तस्वीरें ली और उसके रिंग और मून्स का काफ़ी करीबी से अध्ययन किया था। वहीं वर्तमान समय में जूनो मिशन जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद रहकर उसके सरफेस, कंपोजिशन, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी करीबी से अध्ययन कर रहा है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज। इस स्टेज में हम उस स्पेस बॉडी पर लैंडर और रोवर भेजते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह, जिस पर हमने स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर भेजे हैं। इन रोवर्स ने मंगल ग्रह के सरफेस की कई तस्वीरें ली और साथ ही उसके सरफेस और रॉक सैंपल्स का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्री हिस्टोरिक वाटर के कई सबूत मिले। वहीं 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हुइगेन्स प्रोब सफलतापूर्वक शनि ग्रह के मून टाइटन पर लैंड हुआ। टाइटन के सरफेस पर लैंड होने के करीब 2 घंटे तक यह प्रोब काम करता रहा, जिस दौरान उसके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोकार्बन लेक्स और सरफेस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी। इसके बाद आता है चौथा स्टेज। इस स्टेज में सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम दिया जाता है। अभी तक के स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में केवल कुछ सैंपल रिटर्न मिशंस को ही अंजाम दिया गया है। अगर हम नासा के अपोलो मिशन को छोड़ दें तो किसी दूसरे सोलर बॉडी के सैंपल को धरती पर लाने वाला पहला मिशन सोवियत यूनियन का लूना मिशन था। 1970 में लूना 16 ने करीब 101 ग्राम लूनार सैंपल को धरती पर लाया था, जिसके बाद लूना 20 और लूना 24 ने मून के अलग अलग जगह से कई और सैंपल्स को इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाया था। हालांकि इनके लूनार सैंपल की क्वांटिटी अपोलो मिशन के 100 किलोग्राम के सैंपल के सामने काफ़ी कम थी,
पर ये सभी सैंपल्स मून के अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई थी, जिन पर सभी का अध्ययन कर हम मून के ओवरऑल सरफेस का काफ़ी अच्छे तरीके से अनुमान लगा सके। इसके बाद अगला सैंपल रिटर्न मिशन नासा का जेनेसिस मिशन था। इसे 2001 में हमारे सूरज के सोलर विंड को इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि 2004 में सोलर पार्टिकल्स के सैंपल्स के साथ हमारे धरती पर लैंड हुआ। इसके बाद आया नासा का स्टारडस्ट मिशन, जो कि 2004 में वाइल्ड 2 नाम के कोमेट के टेल के पीछे उड़ा और उसने पहली बार किसी कोमेट के टेल से निकलने वाले पार्टिकल्स के सैंपल्स को इकट्ठा किया। इसका सैंपल से भरा हुआ कैप्सूल करीब 2 साल बाद सफलतापूर्वक धरती पर लैंड हुआ। पिछला सैंपल रिटर्न मिशन जापानीज स्पेस एजेंसी का हायाबुसा मिशन था। यह मिशन 2005 में इटोकावा नाम के एस्टेरॉयड पर लैंड हुआ, जिस दौरान इसके सरफेस के सैंपल्स को इकट्ठा किया गया और लंबी यात्रा करने के बाद 2010 में इसका सैंपल से भरा हुआ विशेष कैप्सूल धरती पर लैंड हुआ। अगर वर्तमान समय की बात करें तो अभी जापानीज स्पेस एजेंसी का ही हायाबुसा 2 मिशन ryugu नाम के एस्टेरॉयड के सैंपल्स को इकट्ठा कर अपने धरती के सफर के लिए रवाना हो गया है और उम्मीद है कि 2022 के अंत तक हमारे धरती पर लैंड हो सकता है। हम मंगल ग्रह पर रोवर और लैंडर भेजकर 3 स्टेज मिशंस को अंजाम दे चुके हैं और हम मंगल ग्रह पर चौथे स्टेज मिशन यानी कि सैंपल रिटर्न मिशन को अंजाम देने पर विचार कर रहे हैं। 2001 में सबसे पहले मंगल ग्रह पर एक विशेष सैंपल रिटर्न मिशन भेजने पर विचार किया गया था, जो 2007 में धरती से रवाना होगा और 2010 में मंगल ग्रह के सैंपल्स के साथ धरती पर वापस आएगा। पर यह मिशन कभी भी रियलिटी नहीं बन पाया और उसे ड्रॉप कर दिया गया। पर 2009 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक जॉइंट मिशन के अंतर्गत फिर से मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम शुरू किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESO के साथ मिलकर ऐसे रोवर्स, लैंडर और ऑर्बिटर का निर्माण कर रहे हैं जो कि पहली बार मार्स सैंपल्स को कलेक्ट कर उसे धरती पर लाएंगे। इस बेहद ही विशेष और महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को मुख्य रूप से 4 अलग अलग चरणों में अंजाम दिया जाएगा। इसके सबसे पहले चरण में नासा का मार्स 2020 रोवर्स है, जो कि काफ़ी हद तक क्यूरियोसिटी रोवर की तरह होगा। वह सबसे पहले मंगल ग्रह पर कुछ विशेष साइट्स से उसके सरफेस में मौजूद सॉइल और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, जो कि इसे कई अलग अलग और विशेष कैप्सूल में स्टोर करेगा और उसे मंगल ग्रह के सरफेस पर रख देगा। इसके बाद दूसरे चरण में ESA का ExoMars रोवर मिशन है, जो कि एक लाइट वेट व्हीकल होगा जो कई महीनों तक मंगल ग्रह के सरफेस पर मार्च 2022 तक रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल कैप्सूल्स को इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वहां सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग सैंपल कैप्सूल को चुनेगा। इसके बाद इसके तीसरे चरण में ExoMars रोवर इन सैंपल कैप्सूल्स को मार्स सैंपल रिट्रीवल लैंडर तक ले जाएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक लैंडर होगा जिसमें एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर मौजूद होगा। ExoMars रोवर सैंपल से भरे इन कैप्सूल्स को इस लैंडर तक ले जाएगा। इसके बाद यह लैंडर अपने में मौजूद विशेष रॉकेट की मदद से इन कैप्सूल को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजेगा। इसके चौथे चरण में ESA का द अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद होगा। यह ऑर्बिटर इस सैंपल कैप्सूल को कलेक्ट करेगा और अपने विशेष सोलर इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से धरती तक बेहद ही लंबा सफर तय करेगा। एक बार धरती के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर इस मार्स सॉइल सैंपल से भरे हुए कैप्सूल को एक विशेष कंटेनर में भरकर धरती पर भेजेगा। इसके बाद इसके चौथे चरण में ESA का द अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद होगा। यह ऑर्बिटर इस सैंपल कैप्सूल को कलेक्ट करेगा और अपने विशेष सोलर इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से धरती तक का बेहद ही लंबा सफर तय करेगा। एक बार धरती के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर इस मार्स सॉइल सैंपल से भरे हुए कैप्सूल को एक विशेष कंटेनर में भरकर धरती पर भेजेगा। उम्मीद है कि 2030 तक यह विशेष कंटेनर सैंपल कैप्सूल के साथ धरती पर लैंड कर सकता है और तब जाकर पहली बार धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सॉइल और रॉक के करीब 500 ग्राम सैंपल का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सरफेस एटमॉस्फेयर के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह पर प्रस्तावित मानव मिशनों और मंगल ग्रह पर विस्तार से संचालित किया जाएगा।
मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर शुरुआती काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। 2020 के लिए नासा ने फ्यूचर मार्स मिशन के लिए करीब $109 मिलियन के बजट की घोषणा की है। साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने भी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के अंतर्गत एक्सोमार्स रोवर, मार्स सैंपल रिट्रीवल लैंडर और अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर पर काम शुरू कर दिया है। ESA के एक्सोमार्स रोवर और नासा के मार्स 2020 को इसी साल में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद 2026 में इसके सेकेंड फेज के अंतर्गत मार्स सैंपल रिट्रीवल लैंडर और अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर को लॉन्च किया जाएगा और 2030 तक अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के सॉइल सैंपल्स के साथ धरती पर लैंड होगा। ऐसे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।